नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल चुका होगा। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है, एवरीथिंग आप हमने 1 बाय 1 लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का एक संयोजन है। अभी तक स्टडी की वो टोटली क्या था, स्टैटिक था। बॉडी आपकी रेस्ट में थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन से अप्लाई करते थे और फिर उसी पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे कि क्या फोर्स होगा क्या। अब अगर फोर्स आप यहाँ पर मेजर कर लेते हैं तो सोम में आप डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आप ट्रस के मेंबर में टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स पता कर लिए, कंप्लीटली आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स आपको पता चल गया, तो गारंटीड है कि आपको डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल इक्विलिब्रियम में इंटरनल रेस्टिव फोर्स जो होता है एक्सटर्नल अप्लाइड के ही बराबर होता है। तो इजीली आप स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर का नाम ही है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, जिसमें आप शुद्ध गतिकीयन बल गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि विदाउट कंसीडरिंग द मोशन, ओनली स्टडी ऑफ मोशन, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, तो वो आपका होगा काइनेमेटिक्स। ओनली जस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ मोशन, just about the study of motion is known as kinematics, and study of motion with considering the cause of motion. What is the main cause of motion? देखिए, मोशन मोशन मोशन, बार बार मोशन, तो व्हाट इज मोशन, यहीं पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या है, गति क्या है। अब गति, जैसे कोई भी बॉडी आपको मोशन में कब दिख रही होती, किस बात को आप सोच के बोलते हैं, अगर आप उसी बात को अच्छे से समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें दिखता है कि अच्छा अभी यहां था, समय के अकॉर्डिंग। देखिए, समय बोलना जरूरी नहीं, समय तो बदल ही रहा है। टाइम इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। इफ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर एट 12:50 AM, तो आपका 12:51 AM आफ्टर 1 मिनट होगा ही होगा। आप कभी फिर 12:50 AM इस डेट में नहीं आ सकते। तो टाइम बहुत बोलने की जरूरत नहीं, टाइम इज ऑलवेज पासिंग एंड always the time interval is negative. The time interval cannot be negative. The time is always increasing, and day by day time cannot be stopped also. तो समय के हिसाब से समय देना पड़ेगा। कभी भी मोशन की बात होगी तो एक बार में आप मोशन की बात कर ही नहीं सकते, आपको समय के बारे में बोलना ही पड़ेगा। और समय, आपने देखा अभी कोई चीज यहां है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। टाइम इंटरवल देने के बाद अगर पोजीशन चेंज हुआ, आप किसी चीज को मोशन में क्यों कह रहे हैं, तो जब आप टाइम इंटरवल दीजिए और टाइम इंटरवल के बाद अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन है। द चेंज इन पोजीशन, द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, स्थिति परिवर्तन ही गति है। स्थिति परिवर्तन ही क्या है, गति है। तो आपको चेंज इन पोजीशन अगर आपको मिल रहा है तो वही क्या है, मोशन। आप खड़े हैं और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने आपने टाइम दिया, अगर उसकी पोजीशन अभी चेंज नहीं हुई तो आप कहेंगे सर ये मोशन में नहीं है। अब वर्ड आता है पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन की मीनिंग क्या है, तो आप यहां पर कह सकते हैं एक रेफरेंस तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन, अलग अलग ऑब्जर्वर से आंसर अलग हो सकता है। इसलिए आपको सेंट्रॉइड के बारे में बात किया था हमने। तो खैर चलिए, तो जब भी आप पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन में आपको हर बार ये बोलना होगा कि किसी रेफरेंस पॉइंट, क्या बोलना होगा, किसी रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष बॉडी का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी पोजीशंस को बताएगा।
जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन में डाला, अब ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्वेशन में आप डालेंगे तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन में डालने का मतलब ही है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन में डालने का एकदम सिंपल सा मतलब है कि आपने कोई एक ओरिजिन डिसाइड किया, और अगर आपने कोई एक ओरिजिन डिसाइड किया, उस ओरिजिन के सापेक्ष ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ओरिजिन के सापेक्ष ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और वही कोऑर्डिनेट ही आपका क्या कहलाएगा, वही कोऑर्डिनेट ही आपका पोजीशन कहलाएगा। इन जनरल हम सब लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके तीन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहेगा, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, और तीनों एक्सिस के सापेक्ष कुछ ना कुछ हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। उस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन, कोऑर्डिनेट से ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन जो रहेगी, या ओरिजिन से कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन जो रहेगी, वो पोजीशन वेक्टर बताएगी। उसकी लंबाई पोजीशन वेक्टर की लेंथ होगी, पोजीशन की लेंथ होगी। जैसे आपने देखा, ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन था, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई जेड। यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट था, इसका अगर ओरिजिन से हम मिलाएं तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ x, y, z होगा, तो ये कोऑर्डिनेट ही क्या है, पोजीशन है। ये आपका क्या है, पोजीशन, और ये पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर अगर हम आपसे बात करें तो पोजीशन वेक्टर r जो होगा दैट इज xi प्लस yj एंड प्लस zk, that will be equal to xi plus yj plus zk, and the magnitude of position vector will be under root x square plus y square plus z square। और ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और यहाँ पे cos अल्फा इक्वल टू x अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। cos बीटा इक्वल टू जो होगा y अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे cos गामा होगा, cos अल्फा बीटा गामा, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा all are known as direction cosines, and alpha beta gamma are known as direction cosines angle। तो अल्फा बीटा गामा आपका डायरेक्शन कोसाइन एंगल होगा, और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आपका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज नोन एज मोशन। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन तो आप इसको जनरली देखते भी चलिए। काइनेमेटिक्स ओनली स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द cause of motion, this is in Hindi known as शुद्ध गतिकी, pure motion, the analysis of only motion, and this is known as बल गतिकी, the motion study of motion with considering the cause of motion। मोशन को भी कंसीडर, कॉज ऑफ मोशन को भी कंसीडर करते हुए आगे मोशन, व्हाट इज मोशन, गति क्या है। तो दुर्गति और सदगति की बात नहीं चल रही, मोशन मींस यहाँ पर चेंज इन पोजीशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में कहा जाता है इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, व्हाट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, एंड पोजीशन इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष ही डिफाइन किया जाता है। एंड द पोजीशन क्या है, व्हाट इज पोजीशन, द पोजीशन is the coordinate of the body, coordinate of the body with respect to reference point, with respect to reference point। If the coordinate of the body is changing, then we will say the position is changing, then the position is changing, and position, change of position is known as motion, then we will say, or I will say, that body is under the motion। बात समझ में आ रही। आगे टाइप्स ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन।
एंड नेक्स्ट आपका ये फिर पार्टली आपका डिवाइडेड है, पर बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ओनली जस्ट 3 टाइप्स ऑफ मोशन, broadly classified 3 types of motion: translation, rotation and plane motion. Plane motion is the combination of translation and rotation. Then again, what is the meaning of translation? What is the meaning of translation? जैसे आप हिंदी पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं स्थानांतरीय गति. दिस इज नोन एज स्थानांतरीय गति. तो अब इसकी मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन? The meaning of translation is that if any instant you are observing the body, किसी भी क्षण आपने बॉडी को ऑब्जर्व किया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने बॉडी को ऑब्जर्व किया, ठीक है, हर कोई ऑब्जर्व करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जब आपने ऑब्जर्व किया, अगर एट दैट टाइम if you have observed the body, which body is in motion, the motion means the body is changing its position with respect to time. Okay, अगर आपको ऐसा हुआ और एट ए टाइम आपने देखा, you have seen the all the particles of the body are moving with same velocity and same direction. अगर सारे पार्टिकल आपके सेम वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो प्योर ट्रांसलेशन होगा. जैसे प्योर ट्रांसलेशन, अगर आपने एक कार देखा और उस कार को एक क्षण देखा, उसका ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल, और हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? सेम है. देन दिस इज नोन एज प्योर ट्रांसलेशन. देखिए, ये पाथ स्ट्रेट हो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. पाथ में भी कर्व और स्ट्रेट. पाथ आपका सीधा भी हो सकता है. जैसे अगर आप खुद सोचिए, एक स्विमिंग पूल में आप स्लाइड कर रहे हैं, या बॉल को आपकी जहां बॉल या कुछ भी स्लाइड कर रहे हैं, तो किसी एक क्षण देखा, उसके हर एक पार्टिकल जो आगे पीछे हैं, पर हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से उस क्षण चल रहे. अगले क्षण हम नहीं कह रहे कि अगले क्षण वही वेलोसिटी हो, पर अगले क्षण कोई और वेलोसिटी, अगर अभी v था और अब क्या हो गया v डैश, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v डैश हो गई. Each and every particles are moving with the same velocity in the same direction. Then we will say that the body is under the pure translatory motion. Body आपका क्या है? Pure translation में. Clear? The meaning of translation. What is the meaning of translation? Translation स्थानांतरीय गति का meaning ही simple सा, इतनी सी meaning है कि a body is said to be in pure translation. The body is said to be in pure translation if all the particles of the body at any instant is moving with the same velocity. If the path is linear, in case of pure translation, if the path is linear, then the translation is known as rectilinear motion. The translation on a straight path, straight line path, like a train is moving on a straight line track. So if the path is straight line, then the motion is known as rectilinear. If the path is curved line, in case of pure translation, if the path is curved line, means like a projectile motion. और आप खुद सोचिए, अगर एक बॉल की फ्लाइट, जब क्रिकेट बॉल को आप मारते हैं, और अगर उसका आप पाथ ऑफ फ्लाइट देखें तो एक कर्व पाथ होता है. पाथ ऑफ फ्लाइट क्या होता है? एक कर्व पाथ होता है. और अगर पाथ ऑफ फ्लाइट आपका कर्व है तो उसको आप क्या कहेंगे? कर्वीलिनियर मोशन. What is the meaning of curvilinear motion? The translation on a curve path. The translation on a curve path is known as curvilinear motion. Okay? Translation on a curve path is known as curvilinear motion. तो आपका basically the types of motion. The motion is classified broadly in 3 parts. One part is translation, second part is rotation, and third part is plane motion. ठीक है.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट आपका तो ट्रांसलेशन आपका होगा स्थानांतरी, स्थानांतरी में आपका रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर हो गया। नेक्स्ट आपका है रोटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन। आपने कोई एक ऐसा मोशन देखा, जैसे एक फैन है, ऐसा आप गांव में फिरंगी घुमाए होंगे, फिरंगी जिसको जानते होंगे आप सब लोग, फिरंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिरंगी। तो आपने फिरंगी घुमाया होगा, ऐसे हाथ लिए ऐसे ऐसे घुमा दिए, उड़ गया। ऐसे में आपका क्या हो रहा है कि ये रोटेशन के साथ आगे भी बढ़ता जा रहा है। पर अगर आप एक सीलिंग फैन देखें, अगर आप एक स्टैंड फैन देखें, सीलिंग फैन देखें, आप स्टैंड फैन देखें, और सब में आप देख रहे होंगे एक फिक्स एक्सिस होगा, या आप कुम्हार की चाक देखिए, या आप कहीं पुली देखिए, साइकिल में नहीं बात कर रहे हैं, उसमें स्प्रॉकेट होता है, आप कहीं पर फ्लाईव्हील देखिए। ऐसी सिचुएशंस है, आप अपने यहाँ जब क्रशिंग करा रहे हैं, या आप क्रशर मिल में है, थ्रेसर मिल में है, आप कहीं पर फ्लोर मिल में है, तो जहां पुली सिस्टम देखें, हर जगह आपको एक फिक्स एक्सिस मिलेगा, और फिक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट। अब रोटेशन का मीनिंग क्या है भाई। अब आपने कहा सर हम सीलिंग फैन देखेंगे, हम क्या देखेंगे, सीलिंग फैन देखेंगे। और सीलिंग फैन में आपने देखा, सीलिंग फैन जो छत का फैन है, फिक्स एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी आपकी रोटेट कर रही है। ऐसा कोई भी बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के हर एक पार्टिकल, देखिए इसमें ये अंदर अगर जा रहा है तो ये बाहर आ रहा होगा, ये अगर अंदर जा रहा है तो ये क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट इस तरह का मोशन, किस तरह का मोशन, जिसमें हर एक पार्टिकल, जिसमें हर एक पार्टिकल क्या हो, एक सर्किल में मोशन कर रहे हो। अगर हम देखें तो इसमें हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, जैसे यहां पर आपने देखा ये एक है, तो ये पार्टिकल अलग सर्किल में मोशन कर रहा होगा, दूसरा पार्टिकल दूसरे सर्किल में मोशन कर रहा होगा। हर एक पार्टिकल, बॉडी का ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। हर एक पार्टिकल आपका अलग अलग सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा हो, और हर एक सर्किल का सेंटर जो उसी एक्सिस पर लाई करे। मतलब क्या है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा मोशन, ऐसा कोई मोशन जिसमें फिक्स एक्सिस के अबाउट हर एक पार्टिकल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मोशन कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, प्योर रोटेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें पार्टिकल, हर कोई पार्टिकल फिक्स एक्सिस के अबाउट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मूव कर रहा हो, क्या कहलाएगा, प्योर रोटेशन। क्लियर हो गया। अब ये प्योर रोटेशन भी आपका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है और नॉन सेंट्रल। जैसे एक रॉड है, ये इस एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है, और वही रॉड इस एक्सिस के अबाउट भी ऐसे यहां पकड़ लिए इधर घुमाने लगे, तो ये आपका क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, और ये ऑफसेट एक्सिस के अबाउट। तो ये भी दो तरीके का, रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट ऑफसेट और एसेंट्रिक एक्सिस। इसके बाद आपका आता है प्लेन मोशन। तो प्लेन मोशन आप ध्यान दीजिएगा, ये प्योर रोटेशन की बात चले थे। प्लेन मोशन ऐसा हो कि रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी हो, रोटेशन के साथ साथ क्या हो, ट्रांसलेशन भी हो। क्लियर। रोटेशन के साथ साथ आपका क्या हो, ओवरलैप, कोई बात नहीं, ठीक है। प्योर रोटेशन मींस रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस इन concentric axis. Pure translation means the motion of the body
at any instant with constant velocity of each and every particles. And the general plane motion को ही हम general plane motion, this is the combination of rotation and translation. If the body is moving in a such a way that it is rotating and also translating, it is rotating as well as translating, then the body, the motion is known as pure plane motion. The motion is known as plane motion, like a motion of a road roller wheel or cycle wheel. पूरे साइकिल को अगर एक बॉडी मानेंगे, इफ यू आर एज्यूमिंग द फुल साइकिल एज अ सिंगल बॉडी, if you are assuming a full cycle as a single body, then the motion is known as pure translation. But if you are studying the motion of wheel, अगर आप मोशन ऑफ हिल की बात करें तो हिल के मोशन का भी क्या रहेगा कि वो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. जैसे आपका फिरंगी का ही केस कहते हैं, तो जब आप फिरंगी ऐसे घुमा रहे होते, जब आप ऐसे घुमा रहे होते, तो जब आप ऐसे रोटेट करते हैं तो एक्सिस रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है. तो ये जनरल प्लेन मोशन है. व्हील की बात कर रहे थे, अगर आप रोड रोलर की ही बात करें जिसको प्योर रोलिंग मोशन भी कहेंगे, तो ये घूमने के साथ साथ आगे बढ़ रहा होगा. रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी. Rotary as well as translatory. The motion of the body, if the motion of the body is rotation as well as translation, the motion is known as general plane motion. Clear? अब आगे बढ़ते हैं. What is the meaning of rectilinear motion? तो rectilinear motion आपको हम बता चुके. If the particle is moving along a straight path, rectilinear में ये meaning ही है कि straight ही होना चाहिए. Straight path, then it is called rectilinear motion. एग्जाम्पल के तौर पे आपका ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. ट्रेन आपका है, अब देखिए ट्रेन व्हील की नहीं बात कर रहे हैं, ट्रेन व्हील की बात करें तो प्योर रोलिंग कर रहा है और उस समय आप स्लिप ना हो तो प्योर रोलिंग ही है, उस समय वो आपका जनरल प्लेन मोशन होगा. पर आप होल ट्रेन को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए अब ट्रेन इज मूविंग ऑन अ straight path is known as rectilinear. Stone released from a top of the tower. आपने अपने रूफ से, टावर छोड़िए, छत से एक ऐसे स्टोन को जस्ट रिलीज कर दिया, प्रोजेक्ट नहीं किया है. प्रोजेक्ट आपका रेक्टिलिनियर होगा, कर्बिलिनियर होगा. जस्ट ऐसी ड्रॉपिंग ऑफ अ स्टोन फ्रॉम अ टावर और फ्रॉम अ रूफ, कहीं से भी, फ्रॉम अ हाइट. तो अगर आप ही मान लीजिए कभी ऐसा हो ना, आप कभी पेड़ की डाल से गिर जाएं, पेड़ की डाल से क्या हो, गिर जाएं, तो आपका मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं. हाँ, प्रोजेक्टाइल तब होगा जब आप कूद रहे थे और फिर से जंप होके आप एक कर्व पाथ पर चले. तो जस्ट रिलीजिंग की बात चल रही, इसलिए आपका क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन. अब पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन? तो पोजीशन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल. कोऑर्डिनेट को ही लोकेशन बोलेंगे, और कोऑर्डिनेट तभी जब बात आएगी, कोऑर्डिनेट की जब भी बात आएगी तो ये श्योर है, कोऑर्डिनेट की जब भी बात आएगी तो ये श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, आपका कहीं ना कहीं ओरिजिन जरूर होगा. तो पोजीशन मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? पोजीशन मींस लोकेशन ऑफ particle with respect to fixed reference point. The coordinates of the particle with respect to origin. ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में, ओरिजिन के सिस्टम में आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन. अब ध्यान सुनिएगा, मोशन हुआ, मोशन में आपने ही कहा कि आपका मोशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब प्लेनर की बात करते हैं, 2D की बात करते हैं. यहाँ एक पार्टिकल था, the coordinates are x1 and y1. The coordinates are x1 and y1. The position vector is this r1. अगर मोशन में है, टाइम इंटरवल दी, अब देखिए ये जो बात अभी बनने जा रही है उसी पार्टिकल की पर दूसरे टाइम पर है, और ये मान लीजिए अभी कोऑर्डिनेट्स बदल गया, ये r2 हो गया और ये हो गया x2, y2. और यही पार्टिकल, सेम पार्टिकल आफ्टर टाइम इंटरवल t,
सेम पार्टिकल आफ्टर डेल्टा टी, सेम पार्ट के लिए कुछ बदलाव नहीं है, रेफरेंस भी वही है, अभी जहां थे वहीं थे, पर पोजीशंस बदल गया तो आप तुरंत कह दिए बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। अब ध्यान, ये इनिशियल था, दिस इज इनिशियल, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर बिटवीन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। किसी टाइम इंटरवल में इसी ओ ही ऑब्जर्वर है, पार्टिकल भी वही है, पर पार्टिकल की पोजीशन बदल गई, मोशन है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जैसे आप शॉर्टेस्ट वर्ड यूज करते हैं तुरंत आपको क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आप बताइए शॉर्टेस्ट बोलने का मीनिंग, या शॉर्टेस्ट को मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट बोलने का मीनिंग ही बोल दिया कि इनिशियल और फाइनल को आपको स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। अगर थोड़ा सा भी कर्व हुए, अगर थोड़ा सा भी विचलित हो गए तो ये शॉर्टेस्ट ना रहेगा। शॉर्टेस्ट वर्ड अपने आप में सफिशिएंट है कि आपको स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, और जब स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है तो लेंथ भी फिक्स होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वही आपका अगर वेक्टर रोटेशन में बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड this must be the straight line joining the initial to final point. If the initial and final point both are same, if you are moving but after delta t, the time interval delta t, initial and final positions are coincides, then net displacement equals 0. But distance is not 0. What is the meaning of distance? डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा है, जितना रास्ता चलोगे उतनी लंबाई। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो डिस्टेंस आपका सिंपली, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इसी में अगर हम बात करें, अगर ये स्ट्रेट लाइन आपका डिस्प्लेसमेंट है, इफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और इसको हमने आर नाम दे दिया, आर वेक्टर। तो यहां से आप ही देखो, r1 वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। ये कैसे, तो ये तो आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल से ही पता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल से ही पता है। क्या लॉ ऑफ ट्रायंगल से पता है कि एक के ऊपर एक, पहले वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाने पर, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाली लाइन को क्या कह देंगे, उसका रिजल्ट है। तो यहां से आर वेक्टर जो आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज यहां पर आपको लेंथ भी होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, भैया ऐसे जानना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गए तो मामला बदल जाएगा, शॉर्टेस्ट ना रह जाएगा, बढ़ जाएगा। वास्तव में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। क्यों निगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है।
चलिए क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों डिस्टेंस पॉजिटिव होगा? क्योंकि ऑलवेज द डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ। आप कुछ नहीं, आप चल रहे, पीछे कोई फीता लेके दौड़ रहा है, वो आपकी लंबाई नापी जा रहा है, तो लंबाई कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, भले ही आप वापस चले आओ तो वापस को डबल नापेगा कि भैया इतना गए इतना आए। तो वो केवल रास्ते की लंबाई है डिस्टेंस, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे हो, और अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस होगा ही होगा। अगर डिस्टेंस जीरो है तो ये जान लीजिए कि आप कहीं चली नहीं है। इफ द डिस्टेंस इज जीरो, if the distance is zero, then you can say, or we will say, the 100% there is no motion. The body is in the state of rest. आपका बॉडी उस समय रेस्ट में है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है मोशन होने के बावजूद, क्योंकि अगर आप चल के फिर वहीं वापस आ गए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गया, तो आप खुद ही कहेंगे भाई एक्चुअल में आप कुछ गए नहीं, जहां थे वहीं शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच की जीरो है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ भी लीजिए। अगला, what is displacement? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर जो आया था, दैट इज r2 माइनस r1। और ध्यान रखिए, r2 इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, r1 इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जब फाइनल माइनस इनिशियल हो तो हमेशा उसको चेंज बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। चेंज मींस फाइनल माइनस initial, final position vector minus initial position vector. Then displacement is the change in position of the particle. It is the difference between final position and initial position. Okay, this is also correct. It is a vector quantity connecting the, एक ऐसी vector quantity connecting the initial position to the final position. तो आप इसको मीनिंग को ध्यान से देख लीजिए, आप खुद भी समझ जाएंगे। Displacement is the change in position, means final position minus initial position. Change in position of the particle. Displacement is the difference of final position vector and initial position vector. It is a line joining. It is a line joining the initial position to final position, and it is a vector quantity. It has magnitude as well as particular direction, तो डिस्प्लेसमेंट इज ओके। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। किधर जा रहे हो, किस रास्ते जा रहे हो, उससे कोई लेना देना है नहीं, जैसे भी जाओगे आपको फाइनली डिस्टेंस मिले। एक एग्जांपल आपको, खैर अभी थोड़ा आगे बढ़ लीजिए फिर देखते हैं। इट इज इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ये आप ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन में आप यहां थे और उसी डायरेक्शन में चल रहे, सेम डायरेक्शन में बोलना जरूरी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। when distance and displacement both are same, if the particle is moving along a straight line, if the particle is moving along a straight line and in the same direction, डायरेक्शन भी सेम हो और स्ट्रेट लाइन में हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? सेम होगा, ये गारंटी थी। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन भी यही होगी, यही पाथ का लेंथ भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मस्ट बी सेम इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। अब इसी में स्ट्रेट लाइन पर ही चलें, पर थोड़ा आगे बढ़ के वापस चले आए, तब डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आप थोड़ा आगे बढ़ें और थोड़ा पीछे आ जाएं, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। एक ग्लास दे दीजिएगा यार।
Okay, what is the velocity? What is velocity? अब ध्यान सुनिएगा, rate of change of displacement, the rate of change of displacement, समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन को वेलोसिटी कहते हैं, और समय के सापेक्ष डिस्टेंस की चेंज को हम स्पीड कहते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड. ये बात ध्यान रखिएगा. और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है मींस क्या हो रहा है, मींस क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा. तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ. The direction of velocity of the particle is always tangential to the path. तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, पाथ के टेंजेंशियल ही होगा. क्लियर, बात समझ गए ना. तो आप सब लोग फिर से पढ़िए वेलोसिटी. देखिए ये सब चीजें बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं. तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द वेलोसिटी इज the velocity is instantaneous and average. Average velocity and instantaneous velocity. तो ध्यान देखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वेरी लेस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चेंज. और जब वेरी लेस टाइम इंटरवल हो तो उसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव से बताते हैं. और जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये आपका मोर टाइम इंटरवल होगा अपॉन डेल्टा टी. तो एक बात ध्यान रखिए, एवरेज ऑन एन एवरेज, किसी इंस्टेंट बातें अलग होती है, ऑन एन एवरेज अलग होती है. लाइक अगर आप अपने घर से चले किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर चले और आपको कहीं अपने डेस्टिनेशन पे लाइक कोचिंग पहुंचने में, डेस्टिनेशन में पहुंचने में कुछ समय लगेगा, अचानक से आप नहीं पहुंच जाएंगे. और जब समय लगेगा, ध्यान रखिए, जब भी समय लगेगा तो ओवरऑल आपका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. क्लियर. जब कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो बात यहां चलती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एक ऐसे एवरेज कि टोटल इतना भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ घर से यहाँ के बीच में और इतना टाइम लगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी है कि ऑन एन एवरेज आप चले. पर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आप चले, हमने फोन किया कहाँ हो, अच्छा यहाँ, क्या वेलोसिटी है, तो उस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी होगा वो क्या एवरेज के बराबर हो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं. किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर at any instant the velocity is known as instantaneous velocity, that is calculated with the help of differentiation. Differentiation means very less time interval. Differentiation, change in displacement with very less time interval. तो आपका उस समय आ जाएगा क्या, instantaneous velocity. The average velocity is the total displacement upon total time. The average velocity is equal to the total displacement upon total time. क्लियर हो गया ना सब लोग. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी होगा. एट एनी इंस्टेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट एक रेंज में टाइम इंटरवल हो और एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछे तो आपका आंसर अलग अलग होगा. ध्यान रखिएगा, दिस इज द डेरिवेटिव. और डेरिवेटिव की मीनिंग अभी हम बताते हैं कि क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द स्पीड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यह एक स्केलर क्वांटिटी, भाई इतना दूर चले इतना टाइम लगा टोटल आपका. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज स्पीड. मैग्नीट्यूड, किसी एक क्षण अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, अभी ध्यान देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज की नहीं बात कर रहे हैं, इज आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड
तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्पीड जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। और जो आपके बाइक्स में, फोर व्हीलर्स में मेजरिंग डिवाइसेस ले, वो स्पीडोमीटर्स क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन भी नहीं बताता, वो किस डायरेक्शन में ये नहीं बताता। तो वो ध्यान रखिए, इसलिए आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? स्पीडोमीटर। टू मेजर द स्पीडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज स्पीड। वो आपके उस इंस्टेंट की स्पीड को बताता है, ध्यान रखिए। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, और एवरेज स्पीड क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज स्पीड आपका डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस velocity equal to rate of change of displacement at that distance, that is calculated with the help of differentiation, the acceleration। तो ध्यान से दो तीन बातें और समझ लीजिए। द वेलोसिटी, अब देखिए इंस्टेंटेनियस की ही बात कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, और द वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टोटल देखिए, ध्यान रखिए, एवरेज इस वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। एवरेज स्पीड जो है ये, अब ध्यान रखिए ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो ध्यान रखिए ये एस और टी है, जैसे आपको कहा जाए dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मीनिंग क्या है? ये बताता है स्लोप ऑफ क्या? कर्व बिटवीन y x ग्राफ। यही तो बताता है। डिफरेंशिएशन आपको बताता है, ये इसकी मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और यही बताता है एक्स वाई ग्राफ का स्लोप बताता है, और इसी को कह सकते हैं चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y ऑन स्मॉल चेंज ऑफ x। तो इसी हिसाब से, इसी लहजे से हम कह सकते हैं इफ द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आप पहला यही कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट में टाइम आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑन स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, ऑन स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑन स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। और इसी को हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ st ग्राफ। s, व्हाट इज द s और व्हाट इज t? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी होगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। वही आपका क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। The instantaneous speed is the magnitude of instantaneous velocity. The velocity has magnitude as well as direction. तो I think आपको velocity क्या होगा? स्पीड क्लियर होगा। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन आएगा।
अगर आपका if the velocity is changing then there must be acceleration and the velocity has magnitude as well as direction. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो गारंटी है कि आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा ही आएगा, सॉरी एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो भी एक्सीलरेशन, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो भी एक्सीलरेशन, और अगर बोथ चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तब भी एक्सीलरेशन। लाइक जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो भी एक्सीलरेशन आएगा। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? If you are moving on a straight line with variable velocity, means if the velocity at any instant is 10 meter per second and after time interval delta t the velocity is 12 meter per second, it may increase or decrease both. आपका वेलोसिटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं कि नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो एक्सीलरेशन। अगर आप कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से हैं बट एक कर्व पाथ पर सर्कुलर मोशन पे चल रहे हैं तो आपका कांस्टेंट स्पीड तो है पर डायरेक्शन बदल रही है, कांस्टेंट स्पीड तो है पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो उस समय भी आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा। क्लियर हो लिए? क्लियर हो लिए ना सब लोग? चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन? Acceleration, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. अब यहां से आप कह सकते हैं, और सभी इंस्टेंटेनियस है, अगर आप एवरेज एक्सीलरेशन चाहते हैं तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज की उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, एवरेज जनरली पूछा भी नहीं जाता, तो जनरली आपका इंस्टेंटेनियस ही पूछा जाता है, और इंस्टेंटेनियस आपको क्या करना होता है, dv अपॉन dt। अब यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहला स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। वेलोसिटी में स्मॉल चेंज किसके सापेक्ष, स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। और इसके बाद क्या कह सकते हैं, और आगे क्या कह सकते हैं इसको, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। और कह सकते हैं स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। तो एक्सीलरेशन इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब वीटी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सीलरेशन देता है। और एक्सीलरेशन क्या होगा, ये भी एक वेक्टर, इफ द एक्सीलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है देन द वेलोसिटी विल इंक्रीज, एंड इफ द एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, एक्सीलरेशन अगर आपका वेलोसिटी के अपोजिट है इट मींस द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आगे if the acceleration in the direction of velocity then the velocity increases। अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन अपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन द वेलोसिटी डिक्रीजेस। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सीलरेशन और डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। क्लियर? अब आगे एक्सीलरेशन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड। एक्सीलरेशन कई तरीके से, वैसे एक्सीलरेशन भाई आप बेसिकली बता दिए dv अपॉन dt, बट v क्या है, v आपका ऑलरेडी क्या है, ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, d2s अपॉन dt2, द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो, और ये ध्यान रखिए ds अपॉन dt का होल स्क्वायर नहीं है भाई, ds अपॉन dt का होल स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप क्वेश्चन मार्क ध्यान रखिएगा। क्लियर, दिस इज नॉट इक्वल टू ds अपॉन dt का होल स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं v dv अपॉन ds। तो तीन टर्म्स आएंगे आपके, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू है dv अपॉन dt और v इक्वल टू है ds अपॉन dt। तो dt इक्वल टू क्या है, ds अपॉन v, और यहाँ पुट कर दिए dv ऐसे ही इसको लिख दिए ds अपॉन v, तो क्या आ गया v dv अपॉन dt। तो there are three format of acceleration, first of all the slope of vt graph, first derivative of v with respect to t, second is v dvs upon ds, and second derivative of displacement. This is the relationship between relation of acceleration between v and t. This is the relationship of acceleration v and s. This is the relationship of s and t. अगर एस टी से ए निकालना है तो ये यूज करिए, अगर वी टी से ए निकाला तो ये यूज करिए, अगर वी एस से निकालना है तो बीच वाला यूज करिए। क्लियर, तो आप सब लोग यहां तक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप और एरिया के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्लोप और एरिया कैसे निकालेंगे, क्या बताता है, क्या डिफरेंशिएशन स्लोप बता रहा है, तो इंटीग्रेशन एरिया बता रहे, तो इन सब सारी चीजों को किसका एरिया क्या होता है ये सब हम आपको डिटेल में कराने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में कुछ बेसिक्स हुआ, 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, रेगुलर क्लास करते रहिए। आप सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।